हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होगा। सब लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। सबको क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होगी। एंजॉय करिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो चलिएगा, 20 क्वेश्चंस के जो कलेक्शन है आपको वन बाय वन आप भी मेरे साथ उस अध्ययन करते रहें, आंसर देने का प्रयास करें। जो भी फैक्ट आपको नया लगे उसको आप नोट डाउन करें और धीरे धीरे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं, जो कि आपके बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम में मदद करेंगे। क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं और जिन विद्यार्थियों का इंग्लिश लिटरेचर नहीं है वह भी इसको सुने तो कुछ नए फैक्ट ही पता चलेंगे और सारे सब्जेक्ट के ज्ञान होने आवश्यक होते हैं। तो चलिएगा, जो फैक्ट आपको नया लगे आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। धीरे धीरे आपके पास एक अच्छा सा भंडार होगा आपके नोट्स का और ये सारे फैक्ट्स एग्ज़ाम में आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। क्योंकि इन क्वेश्चंस के बिना आप एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते। क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, घूमते रहते हैं एग्ज़ाम में और कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, हु कॉल्ड हेमलेट ड्रामेटिक फेल्योर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों, ड्रामेटिक फेल्योर किसने कहा है। ड्रामेटिक फेल्योर के स्थान पे आपको आर्टिस्टिक फेल्योर भी मिल सकता है। ठीक है, आर्टिस्टिक फेल्योर भी मिल सकता है, तो आप इसको ध्यान रखें। ड्रामेटिक फेल्योर कहे चाहे आर्टिस्टिक फेल्योर कहे, दोनों फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हेमलेट जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, लार्जेस्ट प्ले माना जाता है विलियम शेक्सपियर का हेमलेट, ठीक ना। और हेमलेट लार्जेस्ट प्ले के साथ साथ विलियम शेक्सपियर की ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी भी मानी जाती है, लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी। 4 ट्रेजेडीज हैं जो विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं, जिसके सूत्र आपको बताए गए हैं, HOKM हॉकम, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। किसने कहा। फर्स्ट ऑप्शन जॉन ड्राइडन, सेकंड मैथ्यू अर्नोल्ड एंड थर्ड वन इज T.S. इलियट एंड लास्ट वन इज अलेक्जेंडर पोप। विच ऑप्शन विल बी आर राइट आंसर, टेल मी फास्ट। हेमलेट, हेमलेट की स्पेलिंग है HAMLET, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप इसको ध्यान रखें, ये A है, ठीक है। इसको आप हेमलेट की करेक्ट स्पेलिंग सभी विद्यार्थी जानते हैं। जॉन ड्राइडन फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड हैं मैथ्यू अर्नोल्ड और थर्ड हैं T.S. इलियट, यही अपने करेक्ट आंसर हैं। क्योंकि T.S. इलियट ने ही ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, इसको आप नोट भी करें, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एक थ्योरी दी थी और उस थ्योरी में इन्होंने, इस थ्योरी की चर्चा किसमें की थी, इस थ्योरी की चर्चा इन्होंने हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, इसको आप नोट करें, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम नाम का एक एस्से लिखा था, ठीक है, जो 1920 में आया था। सारे फैक्ट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। 1920 में आया था, 1920 में हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, ये एक एस्से है। और इसी एस्से में T.S. इलियट जो कि मॉडर्न एज के क्रिटिक ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं, इन्होंने इसको आर्टिस्टिक फेल्योर कहा है। और मैकबेथ को, ये फैक्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, मैकबेथ को इन्होंने आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है, ठीक है, आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है मैकबेथ को, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। और ये 1990 में, 1919 में जो है एक एस्से आया था जो कि हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम था, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम नाम का एक एस्से था, जिसको इन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पे फेल्योर कहा हेमलेट को और मैकबेथ को सक्सेस कहा था। तो आई होप आपको ये फैक्ट समझ में आ गया होगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। वन ऑफ these poets is called the Bard of Avon। सभी विद्यार्थी जानते हैं विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवॉन कहा जाता है, ठीक है, विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवॉन कहा जाता है। किसने कहा, जल्दी बताएं। बाई बेन जॉनसन, बेन जॉनसन।
जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। बेन जॉनसन जिन्हें कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए जाना जाता है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए बेन जॉनसन को जाना जाता है। ठीक है, तो बार्ड ऑफ एवॉन विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है क्योंकि स्ट्रेट फोन अपॉन एवॉन में इनका स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में इनका बर्थ हुआ था। और इनके और भी एक फैक्ट है, 23 अप्रैल को ही इनका बर्थ हुआ था। डेट आप ध्यान रखें। और 23 अप्रैल को ही सेम डेट में इनका मृत्यु होता है। 1564 में बर्थ और 1616 में इनका मृत्यु होता है। और इनको बार्ड ऑफ एवॉन बेन जॉनसन ने कहा है। विलियम वर्ड्सवर्थ को प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा जाता है, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। एलेक्जेंडर पोप को मॉक एपिक का जनक माना जाता है। विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवॉन, स्वीट सॉन्ग ऑफ एवॉन ये सब कहा जाता है। और स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक एक जो है प्रोवर्ब है जिसको बेन जॉनसन ने ही यूज़ किया था। जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है। ठीक है, किसने कहा था साथियों बताएं? यस, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जॉन ड्राइडन को कहा था फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। आई होप आपको ये फैक्ट समझ में आए होंगे। लेट्स कम टू क्वेश्चन 3। Hamlet was written by William Shakespeare. The Hamlet was written by, बताएं। हेमलेट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, तो द हेमलेट किसके द्वारा लिखा गया था? फटाफट बताएं। यस, यू आर राइट, विलियम फकनर के द्वारा 1940 में 1940 ईस्वी में विलियम फकनर ने लिखा था द हेमलेट। और ये नावल है। सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, देखें ध्यान से। अगर हेमलेट की बात करें, हेमलेट तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो हेमलेट लिखा गया था ये ड्रामा था या प्ले था? प्ले का भी कौन सा रूप था? ट्रेजेडी था। हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम की बात करें तो उसको टी.एस. इलियट ने लिखा था और वे एस्से था। फिर द हेमलेट 1940 में विलियम फकनर जो कि अमेरिकन ड्रामेटिस्ट हैं उन्होंने लिखा था द हेमलेट। ठीक है, तो जॉन गॉल्सवर्दी नहीं आंसर होंगे, विलियम शेक्सपियर भी नहीं होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी विलियम शेक्सपियर को ही कर देंगे, बट यहाँ पर हेमलेट और द हेमलेट में डिफरेंस है। हेमलेट प्ले है, द हेमलेट नॉवेल है। टी.एस. इलियट ने एस्से लिखा था, विलियम फकनर ही इज आवर करेक्ट आंसर। और ये अमेरिकन ऑथर थे। इन्होंने एक फिक्शनल टाउन को ईजाद किया है जो फिक्शनल कंट्री भी मानी जाती है। इसको नोट कर सकते हैं, इसको यो कॉ ने पे टे वा फा। ठीक है, आप इस तरह से स्पेलिंग याद रखें, YOKNAPTAWPHA। ठीक है, कह सकते हैं योकोय नैप टावाफा। ये एक कंट्री है जो कि इनकी फिक्शनल कंट्री है। जैसे थॉमस हार्डी वेसेक्स के लिए जाने जाते हैं, R.K. नारायण मालगुडी डेज के लिए जाने जाते हैं, उसी प्रकार ये फिक्शनल टाउन इसके लिए जाने जाते हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग इज इंग्लिश रोमांटिक पोएट? बताएं, इसमें से रोमांटिक पोएट कौन है? विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड टी.एस. इलियट। विच ऑथर इज रोमांटिक पोएट? बताएं, विच पोएट इज रोमांटिक पोएट? बताएं, विच कंपोजर इज रोमांटिक पोएट? व्हाट विल बी राइट आंसर? विलियम शेक्सपियर नहीं होंगे, ये रोमांटिक पोएट नहीं थे, ये एलिजाबेथन प्लेराइट थे। ध्यान रखें, एलिजाबेथन प्लेराइट माने जाते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स को टक्कर ये देते थे। ठीक है, एलिजाबेथन प्लेराइट माने जाते हैं विलियम शेक्सपियर। अब आ जाते हैं जॉन मिल्टन की तरफ। जॉन मिल्टन बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट माने जाते हैं। ध्यान रखें, बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट।
और जॉन मिल्टन की बात करें तो ये प्यूरिटन एज में भी अपना अच्छा खासा समय देते हैं। जैकोबियन एज भी इनमें में भी कवर करते हैं। आप देखिए ये रेस्टोरेशन एज में भी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। आप इनको देखें 1608 में इनका बर्थ होता है, 1674 में इनकी मृत्यु होती है जॉन मिल्टन की। तो इन्होंने देख पा रहे होंगे आप 1603 में एलिजाबेथन की मृत्यु होती है, 1603 में जैकोबियन एज में किंग जेम्स राजा बनते हैं, 1625 में चार्ल्स फर्स्ट आते हैं, 25 में जब जेम्स की मृत्यु होती है। चार्ल्स फर्स्ट के आने के बाद अगर आप देखें तो 1625 से लेके 1649 तक चार्ल्स फर्स्ट रहते हैं। 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को बिहेड किया जाता है, ओलिवर क्रॉमवेल इनकी गला काट के हत्या कर देते हैं और प्यूरिटन एज हो जाता है। ठीक है, बाय प्यूरिटन एज बाइबिल पर जो भी था प्यूरिटन यानी कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक का जो इंग्लैंड में झगड़ा चल रहा था उसका निष्कर्ष निकलता है, प्यूरिटन एज चलता है। और इसमें भी मिल्टन ने अच्छा खासा टाइम दिया। आपने देखा ब्लाइंड होने के बाद भी इन्होंने 1667 में पैराडाइज लोस्ट पब्लिश किया, सेकेंड टाइम में 1675 में दोबारा 12 बुक्स के साथ पब्लिश किया गया। तो आप मिल्टन के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलें, विलियम वर्ड्सवर्थ। यस यू आर राइट, विलियम वर्ड्सवर्थ ही करेक्ट आंसर हैं। जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर नहीं है, ये सब एलिजाबेथन, जैकोबियन और प्यूरिटन में हैं। और टी.एस. इलियट मॉडर्न पोएट हैं, यानी कि ये मॉडर्निस्ट हैं, मॉडर्निस्ट क्रिटिक्स हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो इन्होंने 1770 यानी 1770 में इनका जन्म होता है और 1850 में इनकी मृत्यु होती है 1850 में। ठीक है, तो यहाँ आई होप आप समझ पा रहे होंगे। 1843 में इनको पोएट लॉरिएट बनाया जाता है, यानी इंग्लैंड का राज कवि बनाया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विलियम वर्ड्सवर्थ है, जिनका लिरिकल बैलेट कौन नहीं जानता, एवरीबडी नोज अबाउट लिरिकल बैलेट। ओके, रोमांटिक एज की स्टार्टिंग लिरिकल बैलेट से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज पोएट लॉरिएट इन 1850। जैसा कि आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही फैक्ट मिल गया, 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ राज कवि बनते हैं, पोएट लॉरिएट, एंड 1850 में इनकी मृत्यु के बाद कौन बना, अल्फ्रेड लॉर्ड टेलीसन बने। बट आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो ऑप्शन मिले हैं, इट कैन गेट यू कंफ्यूज्ड, बट व्हाई एंड हाउ। रॉबर्ट साउदे भी हैं पोएट लॉरिएट, बेन जॉनसन भी हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन भी हैं एंड जॉन ड्राइडन भी हैं। आपको टाइम याद रखना पड़ेगा, तो चलिए टाइम याद रखने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट साउथे की बात अगर हम लोग करते हैं तो इनको 1813 में 1813 में राजकवि बनाया गया और ये अपने मृत्यु तक अपने राजगद्दी पर बने रहे, जो कि राजकवि को के रूप में इन्हें मिली थी। फिर आप देखें उसके पहले बेन जॉनसन को 1616 में, आप भी नोट करते चलें, अनऑफिशियल नोट डाउन करते चलें, अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट बनाया गया, अनऑफिशियल। ठीक है, ध्यान रखें। और ये फिर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन की बात करें तो वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद 1850 से लेके 1892 तक अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन राजकवि बने रहे। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन की मृत्यु होने के बाद अलग अलग राजकवि हुए, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर हम सभी का हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। किसके, वर्ड्सवर्थ के बाद कौन बना, तो यहाँ पे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनीसन हो जाएंगे। वर्ड्सवर्थ रॉबर्ट साउदे के बाद बने थे। ठीक है, बेन जॉनसन पहले अनऑफिशियल थे और जॉन ड्राइडन पहले ऑफिशियल थे, इसको भी आप नोट करें। ठीक है, फर्स्ट ऑफिशियल कहा जाए तो जॉन ड्राइडन। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 1668 से लेके 1700 तक मात्र 2 साल तक ये राजगद्दी पर राजकवि के रूप में बने रहे। ठीक है, बहुत सारे हुए बट इन ऑप्शन में जो भी हैं उनको कंफर्म किया गया।
तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मैथ्यू अर्नोल्ड लेमंट्स फॉर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर ह्यू क्लो। बताएं, मैथ्यू अर्नोल्ड अपने मित्र की मृत्यु पर एक एलिजी लिखते हैं, उस एलिजी का क्या नाम था? यस, फर्स्ट ऑप्शन इन मेमोरियम, थायरिसिस, रग्बी चैपल एंड लीसीदास। बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट माना जाए? इन मेमोरियम नहीं है, ये तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया था अपने मित्र एच की मृत्यु पर। इनकी मृत्यु कब हुई थी? आर्थर हेनरी हेलम इनका पूरा नाम है, आर्थर हेनरी हेलम, जो कि इन मेमोरियम में बताया गया है कि इनकी मृत्यु हो जाती है 42 एज की इस उम्र में, और 1861 में इनकी मृत्यु होती है। और आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर इनकी 1849 में इन मेमोरियम लिखा गया था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु पर। ठीक है, तो चलिए इस बात को कंफर्म करते हुए क्यों, और ये इनको ज़्यादा तकलीफ हुई क्योंकि इन्हीं के साथ रहते थे, तथा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बहन का इनके साथ अच्छा खासा दोस्ती था, इस वजह से बहन के लिए भी इनको ज़्यादा तकलीफ होती है, तो इन मेमोरियम में इन्होंने लिखा था। और ये क्वीन विक्टोरिया, ध्यान रखें, क्वीन विक्टोरिया को बहुत ही अच्छा लगा था, उन्होंने कहा था कि इन मेमोरियम पढ़ के मुझे सुकून मिलता है। ये सारे फैक्ट इन मेमोरियम से रिलेटेड थे। अब आते हैं थायरिसिस, जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा था 1865 में। आर्थर ह्यू क्लो की मृत्यु पर कब हुई थी? 42 एज में हुई थी, 42 वर्ष की अवस्था में, 1861 में, ध्यान रखेंगे। और ये 65 में लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रग्बी चैपल की बात करें तो रग्बी चैपल मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने पिता की मृत्यु थॉमस अर्नोल्ड की मृत्यु पर लिखी है। ठीक है, थॉमस अर्नोल्ड। और ये रग्बी चैपल में चूंकि पढ़े लिखे भी थे और वहीं पर इनके पिताजी हेडमास्टर भी थे, तो इस वजह से भी रग्बी चैपल, और इनके पिताजी भी थे, तो इस वजह से यहाँ पर रग्बी चैपल स्थान है, और थॉमस अर्नोल्ड इनके फादर का नाम है। लीसीदास की बात करें तो लीसीदास मिल्टन ने लिखा था एडवर्ड किंग की मृत्यु पर, पेस्टोरल एलिजी है। ठीक है, एडवर्ड किंग की मृत्यु पर। अच्छे से इसको नोट डाउन करते चलें, 1637 में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? थायरिसिस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द सन ऑफ यूलिसीज इन टेनिसन्स पोयम यूलिसीज रिटन इन ब्लैंक वर्स। बताएं, यूलिसीज जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है, और ये क्या है? तो दोस्तों ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, इसको आप ध्यान से अध्ययन करें। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? तो जो राइटर होता है जिसके थ्रू अपनी बात रखता है उसी कैरेक्टर में आ जाता है। जैसे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की यूलिसीज रचना में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन यूलिसीज बन जाते हैं, और इनके बेटे का नाम यहाँ पर इथाका का राजा रहता है यूलिसीज, तो यहाँ इथाका ऑप्शन नहीं सही होगा। टेलीमिकस इसके बेटे का नाम रहता है यूलिसीज के, तो यहाँ टेलीमिकस ही ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। एंड्रोनिकस तो विलियम शेक्सपियर का टाइटस एंड एंड्रोनिकस है, और पेनेलोप यूलिसीज की वाइफ है। आप जब पढ़ते हैं तो एज्ड वाइफ, वो कहता है ना कि मैं अपनी एज्ड वाइफ के साथ नहीं रहूँगा, चेहरे की झुर्रियाँ देखते मैं तंग आ गया हूँ, मुझे कुछ नया करना है, सिंकिंग स्टार की तरह मुझे काम करना है ना, लाइक सिंकिंग स्टार, और चलते जाना है, ठीक ना, नए ज्ञान की खोज करनी है। तो इन सभी बातों की चर्चा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने यूलिसीज में की है। इसकी वाइफ का नाम पेनेलोप रहता है, एंड्रोनिकस इससे संबंधित नहीं है, टेलेमिकस इसका बेटा रहता है, और इथाका का ये किंग रहता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8।
विच फ्रेज वॉज नॉट क्वाइंड बाई टी एस इलियट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताएं टी एस इलियट ने किस फ्रेज को क्वाइन नहीं किया। नेगेटिव कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, और यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, बताएं। यस, यू आर राइट। निगेटिव कैपेबिलिटी को जॉन कीट्स ने क्वाइन किया था, ठीक है। जॉन कीट्स ने क्वाइन किया था निगेटिव कैपेबिलिटी को। अपने भाई थॉमस और जॉर्ज को ये पत्र लिखते हैं 1870 में, 1817 में, और वहाँ पर उन्होंने विलियम शेक्सपियर के संबंध में लिखा है कि उनको नकारात्मक क्षमता धारण करने की क्षमता थी। नकारात्मक क्षमता का मतलब कि वो तुरंत निगेटिव कैरेक्टर में आगे आकर के निगेटिविटी धारण कर लेते थे और पॉजिटिव कैरेक्टर में जाकर के पॉजिटिविटी। दैट इज कॉल्ड निगेटिव कैपेबिलिटी इन इंग्लिश लिटरेचर, क्वाइंड बाय जॉन कीट्स इन 1817। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव टी एस इलियट का है, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी टी एस इलियट का है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी भी टी एस इलियट का है। ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव का यूज़ हेमलेट एंड इन हिज प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं। हेमलेट एंड इन हिज प्रॉब्लम ये एक एस्से है, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की चर्चा होती है। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की चर्चा टी एस इलियट द मेटाफिजिकल पोएट नाम के एस्से में करते हैं। आई होप साथियों आपको ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे और ये इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन करते चलें। वेरियस एग्जाम्स में ये पूछा ही जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। वेस्ट लैंड इज डेडिकेटेड टू, बताएं। इजरा पाउंड को समर्पित है, विलियम वर्ड्सवर्थ को समर्पित है, पीबी शैली को समर्पित है, या विलियम गॉडविन को समर्पित है, बताएं। यस, एलिजाबेथन इजरा पाउंड को समर्पित है वेस्टलैंड, जो कि टी एस इलियट ने लिखा था, ठीक है। टी एस इलियट ने लिखा था 1922 में लिखा था, यानी कि 1922 में। और आपको ध्यान है कि 4034 यानी कि यहाँ पर 434 लाइन की ये कविता है, लंबी सी 5 पार्ट में लिखी गई है। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, नोट डाउन करते रहें। 5 पार्ट्स में लिखी गई है। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो है आपका बरियल ऑफ द डेड, ठीक है, नोट करें, बरियल ऑफ द डेड फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट है गेम ऑफ द चेस, ये सीक्वेंस बनाने को भी एग्जाम में आता है। द गेम ऑफ द चेस, ये सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट इसका है फायर सरमन, द फायर सरमन। सरमन मीन्स उपदेश होता है, ठीक है, बौद्ध धर्म से लिया गया है फायर सरमन, टी एस इलियट ने लिया है। इसके बाद आप देखिएगा डेथ बाय वाटर, यानी पानी से मृत्यु हो जाती है, इसको भी ध्यान रखें, डेथ बाय वाटर। और लास्ट पार्ट है व्हाट द थंडर सेड, इसको नोट करें, व्हाट द थंडर सेड। तो आई होप आपको ये सारे फैक्ट्स अच्छे लग रहे होंगे, नोट डाउन करते रहें, एक अच्छा कलेक्शन तैयार करें, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इजरा पाउंड को इन्होंने डेडिकेट किया है क्योंकि इजरा पाउंड को इन्होंने अपना मॉडल माना है और इजरा पाउंड ने ही इनको कहा था कि आप इसको शॉर्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने लिखने के बाद इजरा पाउंड को भेजा था। इजरा पाउंड ने ही कहा था इनको कि इतनी लंबी पोयम दर्शक नहीं पढ़ेंगे और जो है पोयम पढ़ने वाले नहीं पढ़ेंगे, आप इनको छोटा कर दें। तो इन्होंने आई.एल. मिलिग्रो नाम से एक शब्द यूज़ किया है जिसका मीन्स होता है द बेटर क्राफ्टमैन। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द बेटर क्राफ्टमैन, ठीक है, इसको यूज़ किया है टी एस इलियट ने इजरा पाउंड के लिए। और इजरा पाउंड देख करके आपको पता ही है कि ये अमेरिकन पोएट हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में आप जान रहे हैं, लिरिकल बैलेड इनका है, ठीक है। पीबी शैली का प्रोमेथियस अनबाउंड, ओड टू द वेस्ट विंड, और आप सभी जानते हैं सेंसी वगैरह इनका सब फेमस है, रोमांटिक पोएट हैं। और ये विलियम गॉडविन की बात करें तो विलियम गॉडविन के
को भी एक अच्छे फिलोसोफर के रूप में इंग्लिश लिटरेचर में जाना जाता है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ के जो थ्योरी ऑफ पोएट्री है, पोएट्री इज टर्निंग लॉस ऑफ इमोशन, इसको विलियम वर्ड्सवर्थ के इस थ्योरी को टी.एस. इलियट ने नकार दिया और उन्होंने कहा है पोएट्री इज नॉट टर्निंग लॉस ऑफ इमोशन। पोएट्री इमोशन आराम से नहीं निकालता है, बल्कि उसको फील करना पड़ता है और इस तरीके से नहीं होता। ठीक है, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आप ऐसे समझें कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो परिभाषा है जस्ट अपोजिट टी.एस. इलियट ने दी है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं पोएट्री इज टर्निंग लॉस ऑफ इमोशन, टी.एस. इलियट कहते हैं नॉट टर्निंग लॉस ऑफ इमोशन। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं पोएट्री इज इन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, बट टी.एस. इलियट कहते हैं नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़े से क्वेश्चंस और बचे हैं साथियों, धैर्य बनाए रखें, अंत तक बने रहें, नोट डाउन करते रहें। विच पोयम ऑफ टेनिसन टी.एस. इलियट कॉल्ड अ परफेक्ट, तो आप जान रहे हैं यहाँ पर जो ये यूलिसीज पोयम है, टी.एस. इलियट ने इसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोयम यूलिसीज को इन्होंने परफेक्ट पोयम कहा है। ठीक है, आई होप ये सारे फैक्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। परफेक्ट पोयम कहा है टी.एस. इलियट ने यूलिसीज को। पासिंग द आथर भी टेनिसन की रचना है, इन मेमोरियम भी टेनिसन की रचना है और लोटस ईटर्स भी टेनिसन की रचना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अकॉर्डिंग टू द वेस्टलैंड व्हाट इज द क्रूएलेस्ट मंथ, तो ध्यान रखिए साथियों, अप्रैल को टी.एस. इलियट ने क्रूएलेस्ट मंथ कहा है। वहीं पर अगर आप जॉफ्री चौसर की बात करें तो जॉफ्री चौसर ने कहा है कि अप्रैल बहुत अच्छा मंथ है, अप्रैल में सभी जीव जंतु पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। लेकिन टी.एस. इलियट ने इसको क्रूएलेस्ट मंथ कहा है और यहीं से पोयम की स्टार्टिंग होती है। क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट बीत चुका था 1918 से लेकर के, है ना, 1914 यानी 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है और 1922 में टी.एस. इलियट ने वेस्टलैंड लिखा है। बहुत सारे पोयम्स को इन्होंने पढ़ा, बहुत सारे फिलॉसफी को, इंडियन फिलॉसफी को, जैसे कि आप देखते हैं इन्होंने दा 3 वर्ड यूज़ किया है। शांति 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 वर्ड से अपने पोयम का अंत करते हैं, जो कि बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। तो ये सारे फैक्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इन सारे फैक्ट को ध्यान में रखते हुए आप अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ कहेंगे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सब कुछ बर्बाद हो चुका था। फिर बाद में देखिए द्वितीय विश्व युद्ध होता है, तो यहाँ पर वेस्टलैंड में क्यों कहा गया है अप्रैल, क्योंकि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था, हर कोई निरुद्देश्य हो गया था, होपलेस हो गया था। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा सारे फैक्ट। और आप देखें टायरिसस जो है ये इसका नरेटर है, जो कि बाइसेक्सुअल है, क्योंकि उसको कहा जाता है कि उसको श्राप मिला था। ओके, तो ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द रिपीटिशन ऑफ वॉवेल साउंड्स इन सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स इज कॉल्ड, बताएं। ऑप्शन है रिफ्रेन, रेपिटेशन, एसोनेंस, कंसोनेंस। यस, यू आर राइट। वॉवेल साउंड का रिपीटेशन हो तो एसोनेंस होता है और कॉन्सोनेंट का हो तो कंसोनेंस होता है। लाइंस का रिपीटेशन हो, ठीक है, लाइंस का रिपीटेशन हो तो उसको रिफ्रेन कहते हैं। बैलेड स्टेंजा भी इसको कहा जाता है, ठीक है, बैलेड स्टेंजा भी कहते हैं, क्योंकि हर 4 लाइन के बाद चौथी लाइन में 3 लाइन के बाद बैलेड में ये चौथा लाइन जो रिपीट होता है, जैसे हम सभी ला बेले डेम सेंस मर्सी पढ़ते हैं, जो कि जॉन कीट्स का एक बैलेड है, वहाँ पर हम सभी को मिलता है कि ला बेले डेम सेंस मर्सी रिपीट करता है, ठीक है। इस तरीके से उसको रिफ्रेन कहते हैं, बैलेड स्टेंजा भी कहा जाता है। रेपिटेशन वर्ड का रेपिटेशन हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा वॉवेल साउंड का, जैसे डियर, कम नियर, है ना, डोंट फियर, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर साउंड डी अ र, तो डियर, फियर, नियर, कम, इस तरीके से। नो फियर, तो ई जो निकल रहा है ये आपका असोनेंस होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग इज द हीरो ऑफ कुली? बाखा, लाखा, मुन्नू, गंगू, कौन है? मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखें। मुल्क राज आनंद अपने इंडियन पोएट, बताएं। बाखा है, लाखा है, मुन्नू है, गंगू है, कौन है कुली का हीरो? यस, यू आर राइट। यहाँ पर कुली का हीरो मुन्नू नाम का बच्चा रहता है। और आपने देखा है कि किस प्रकार से उसके साथ एक अंग्रेजन होती हैं जो कि गलत करती हैं, उसको टीबी भी हो जाता है उस मुन्नू नाम के बच्चे को, और उससे रिक्शा पुलिंग का काम करवाया जाता है। तो मुन्नू की अंत में मृत्यु हो जाती है। कुली का हीरो मुन्नू ही है, ठीक है। बाखा की बात करें तो अनटचेबल में यूज़ किया है मुल्कराज आनंद ने बाखा, जो कि एक जमादार रहता है, अनटचेबिलिटी को इन्होंने दिखाया है। और लाखा उनके पिता का नाम रहता है बाखा के। और गंगू की बात करें तो टू लीव्स एंड बड में सजनी के हस्बैंड हैं और ललिया के पिता हैं, जो कि इनकी भी गोली मार के एक जो है रिग्गी नाम का एक कैरेक्टर हत्या कर देता है, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए उससे लड़ते हैं और वो सेड्यूस करने का प्रयास करता है। तो आई होप आपको ये सारे फैक्ट समझ में आ रहे होंगे। कहीं से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। व्हाट अप विच ऑफ दीज इज द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस? तो यहाँ पर आप देखिए चार्ल्स डिकेंस का कौन सा ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करें। विच ऑफ दीज इज द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल? डेविड कॉपरफील्ड, इसको जो है चार्ल्स डिकेंस ने खुद कहा है कि ये मेरे सबसे अच्छे नाटकों में है। 1849 में इसको और 50 में माना जाता है, 49-50 में इसको पब्लिश करवाया था उन्होंने, डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है। इनके पिताजी कर्जदार हो गए थे इन सब में, तो डेविड कॉपरफील्ड में भी जो राइटर के पिता हैं वो कर्जदार हो जाते हैं। हार्ड टाइम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो हार्ड टाइम्स 1854 में आया था। डेविड कॉपरफील्ड 1849 टू 50 में आया था। और लिटिल डोरिट की बात करें तो 1857 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट सब हैं, नोट करें। और ओलिवर ट्विस्ट 1837 में आया था। आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिख सकते हैं, 1849 टू 50 डेविड कॉपरफील्ड और ओलिवर को ट्विस्ट उसके पहले। फिर आप देख पा रहे हैं हार्ड टाइम्स 1854 में और लिटिल डोरिट 1857 में। चार्ल्स डिकेंस को क्या कहा जाता है? यस, रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज, रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज कहा जाता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज, इनका ड्यूरेशन 1812 टू 1870, ठीक है। 1812 से 1870 तक इनका लाइफ स्पैन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सेंटियागो हैड नॉट कॉट अ सिंगल फिश, बताएं। सेंटियागो ने कितने दिनों तक कोशिश की? द ओल्ड मैन एंड द सी, रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। एवरीबॉडी न्यूज अबाउट दिस नॉवेल। 1851 में इसको लिखा गया था, 1852 को ये पब्लिश करवाया गया था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। द ओल्ड मैन एंड द सी, जिसके लिए अर्नेस्ट हेमिंगवे को 1853 में पुलित्जर प्राइज मिला था और 1854 में नोबल प्राइज मिला था अर्नेस्ट हेमिंगवे को। सारे फैक्ट्स आप नोट करें, याद करें। 84 डेज यानी कि 84 दिनों तक सेंटियागो नाम का बूढ़ा आदमी 84 दिन तक कोशिश करता है और उसको एक भी फिश नहीं मिलती है। बाद में उसको 84वें दिन के बाद 85वें दिन उसको बहुत अच्छी बड़ी सी फिश मिलती है ना। मार्लिन नाम रहता है उसका और मैनोलिन उसका एक शिष्य रहता है जो कि उसके साथ हमेशा रहता है, वही उसको हिम्मत देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए इनको 84 दिनों तक कोई भी फिश पकड़ने इनको नहीं मिली थी और ये 3 दिनों तक बाद में फिर उस संघर्ष को जो है संघर्ष इनका इसमें दिखाया गया है ना कि ये हार के भी जीत जाते हैं, यानी फिश तो इनको हाथ नहीं लगती है लेकिन इनकी चर्चा सभी मछुआरों के बीच में फैल जाती है। तो द ओल्ड मैन एंड द सी का ये जो है कैरेक्टर है, ओल्ड मैन एंड द सी। और ये
क्यूबन फिशरमैन रहता है। होप आपको ये सारे फैक्ट्स पता भी होंगे। क्यूबन फिशरमैन रहता है यानी कि क्यूबा का, ठीक है। तो आप इसको समझ लें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डिनाउंसमेंट इज रिलेटेड टू एन एसे, अ प्ले, अ लिरिक, एन एलिजी। बताएं। तो यस, डिनाउंसमेंट एक प्ले से संबंधित है। आपको पता है ना, एक्सपोजिशन होता है। इसको हम और अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं। एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन होता है। इसके बाद आप देखते हैं राइजिंग एक्शन होता है, राइजिंग एक्शन। फिर यहाँ पर क्लाइमेक्स हो जाता है। फिर फॉलिंग एक्शन होता है, फॉलिंग एक्शन। फिर यहाँ पर जो हम सभी इसको डिनाउंसमेंट और कैटास्ट्रॉफी नाम से जो रेज़ोल्यूशन होता है, रेज़ोल्यूशन, रेज़ोल्यूशन, तो वो रेज़ोल्यूशन दो भागों में बंटता है, दो भागों में बंटता है, कैटास्ट्रॉफी और डिनाउंसमेंट, ठीक है। तो कैटास्ट्रॉफी जो होता है वो कैटास्ट्रॉफी कॉमेडी में होता है, और डिनाउंसमेंट हम सभी का, कैटास्ट्रॉफी ट्रेजेडी में होता है, और डिनाउंसमेंट आप ऐसे करें, कैटास्ट्रॉफी ट्रेजेडी के अंत को कहते हैं, और डिनाउंसमेंट हम सभी कॉमेडी के अंत को कहते हैं, ठीक है। जब हैप्पी एंडिंग होती है तो डिनाउंसमेंट कहलाता है, और ट्रेजिक एंडिंग होती है तो उसको कैटास्ट्रॉफी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सभी का कंप्लीट आंसर होगा प्ले से संबंधित है, जिसको हम लोग ड्रामा भी कहते हैं। ऐसे नहीं सही होगा, लिरिक नहीं सही होगा, एलिजी भी नहीं सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। एन इकोलॉग इज, बताएं। अ लॉन्ग पोयम है, एन ओड है, लिरिक है, पैस्टोरल है। बताएं इसको, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यस, यू आर राइट फ्रेंड्स, ये पैस्टोरल है, यानी कि इकोलॉग मीन्स होता है देहाती गीत, देहाती प्रस्तुतिकरण, यानी कि गांव की जो प्रस्तुत होती है। जैसे एज यू लाइक इट में जंगल में, एज यू लाइक इट में गैनीमेड यानी रोजा लिंडे जाती है। इसको इडिल के नाम से भी जानते हैं, इसको भी नोट करें, ठीक है। इडिल के नाम से भी जानते हैं। तो जहाँ पर शेफर्ड वगैरह की प्रस्तुतिकरण होती है, शेफर्ड दिखता है ना, एक शेफर्ड दूसरे शेफर्ड के साथ, गरड़िया हैं गांव और भेड़ चराने वाले, ऐसी कुछ सेटिंग होती है तो उसको पैस्टोरल कहते हैं। ओड संबोधन गीत होता है, लिरिक इमोशनल सॉन्ग होता है, और लॉन्ग पोयम नहीं होगा, ठीक है। लॉन्ग नैरेटिव पोयम इपिक होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द सी दैट बेयर्स हर टू द मून, द फिगर ऑफ स्पीच। बताएं, फटाफट ये बताएं पहले कि ये लाइन किस में पूछी गई है, उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच बताएं। ये लाइन द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस में पूछी गई है, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस नाम के सोनेट में, सारे फैक्ट्स आप नोट करते चलें। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस नाम का सोनेट है, जो कि इटालियन सोनेट है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। वहाँ पर इन्होंने लिखा है द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, यानी कि जो समुद्र है वो क्या कर रही है, नग्न हो रही है मून के सामने, ठीक है। तो यहाँ पर सी को और मून को दोनों को, सी को फीमेल बताए हैं और मून को मेल बताए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और यहाँ देखिए, सी एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, मून एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, जिसको इन्होंने पर्सोनिफाई किया है, तो पर्सोनिफिकेशन करेक्ट होगा। मेटाफर, ऑक्सीमोरन और सिमली नहीं होगा। मेटाफर में द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट कह देते हैं, ऑक्सीमोरन में दो अपोजिट वर्ड साथ रहते हैं, सिमली में सो लाइक एज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच पोयम दीज लाइन्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएं ये पंक्ति विलियम किसकी है, पहले तो आप ये बताएं। यस, यू आर राइट, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पंक्ति है, टिंटर्न एबी में कही गई है। पहली बार विजिट करते हैं 1793 में, दूसरी बार 1798 में जब जाते हैं
तो वहाँ पर इन्होंने बताया है कि उनकी नेचर के प्रति कितनी अच्छी फीलिंग डेवलप हो गई है, नेचर को ये समझने लगे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहते हैं प्रकृति उसे कभी धोखा नहीं देती जो प्रकृति को लव करता है। क्योंकि नेचर को मदर नेचर इन्होंने कहा है। ठीक है, मदर नेचर, यहाँ पर नेचर को कहे हैं, इसलिए यहाँ पर शी सब्जेक्ट होगा, हर इसका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक ना, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ये पोयम लिरिकल बैलेड में लास्ट पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ की है, जो कि 1798 में लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था। इसमें ये विजिट करते हैं, ड्रामेटिक लिरिक है ये। ठीक है, टेम्पेस्ट की बात करें तो ये विलियम शेक्सपियर का है, स्वान सॉन्ग माना जाता है, स्वान सॉन्ग, और 1611 में इसको लिखा गया था। ठीक है, प्रिल्यूड की चर्चा करें तो प्रिल्यूड भी विलियम वर्ड्सवर्थ का ऑटोबायोग्राफिकल है और इसमें 14 बुक्स बताई गई है। ठीक है, 14 बुक्स है प्रिल्यूड में, जिसको 1799 में स्टार्ट किया गया था, 1805 में कंप्लीट किया गया था। बट आफ्टर डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1850 हिज वाइफ मैरी हचिंसन, ध्यान रखें, इन्होंने पब्लिश करवाया था। क्या नाम दिया था? प्रिल्यूड नाम दिया था। इसके पहले विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोयम टू कॉलरिज या ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड नाम से इसको बुलाया था। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस तो हम सभी जान चुके हैं, ये 1802 में लिखा गया था, 1807 में पब्लिश किया गया था, सोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन, बताएं। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी, जीवन एक कहानी है किसी मूर्ख ने कही है, और कैसी है? शोर शराबा ध्वनि रोष से भरी हुई है। इसको कहे हैं कौन? मैकबेथ कहते हैं, और मैकबेथ में ही विलियम शेक्सपियर ने इसको कहा है, जो कि मैकबेथ, जब लेडी मैकबेथ की मृत्यु हो जाती है तो एक्ट 5 सीन 5 में इसकी चर्चा की है। लाइफ इज, जब उसके पास खबर आती है कि लेडी मैकबेथ की मृत्यु हो गई है और वो अंगारा खा के मर चुकी हैं, और वो सोमनम्बुलिस्ट और सोमनम्बुलिस्ट नाम की बीमारी से पीड़ित थी, तो मैकबेथ टूट जाता है और वह कहता है जीवन एक कहानी है, किसी मूर्ख ने कही है, इसको ध्वनि और रोष से भरी हुई है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, एक्ट 5 सीन 5। ठीक है, एक्ट 5 सीन 5। जैसा कि हम सभी जानते हैं विलियम शेक्सपियर के समय में 5 एक्ट के होते ही थे सारे प्लेस, और टेम्पेस्ट हम सभी जान चुके, मैकबेथ भी जान चुके, और हैमलेट की चर्चा करें तो हैमलेट हम सभी का लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर है। ओथेलो में भी ओथेलो और डेस्डिमोना पति पत्नी होते हैं, और ओथेलो मिस अंडरस्टैंडिंग में, कन्फ्यूजन में, आइगो के बात को इधर उधर करने पर वो मान करके डेस्डिमोना पे शक करके उसकी हत्या कर देता है। तो आई होप मित्रों ये सभी आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, आप इसको नोट डाउन करें, शेयर करें, बहुत से बच्चों तक पहुंचाएं जिनको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की ज़रूरत है। और रिवीजन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी टॉपिक के लिए। यहाँ आपको मिसलेनियस क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आपको सब तरह के क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ लॉट ऑफ टाइम।